हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सीवीएस का एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आना ही आना है और वाइवा में भी अक्सर अच्छे से पूछा जाता है और बहुत बेसिक चीज़ें हमें आना भी चाहिए। हमने पूरा सीवीएस पढ़ा, ब्लड प्रेशर पढ़ा, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम सब पढ़ा, तो उसे रेगुलेट कैसे करते हैं ये भी तो हमें आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ बीपी होता कैसे है। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है। मैंने कोशिश की है इसे एक पेज में समराइज़ करने की और फिंगर टिप्स पे। आई होप सो इट विल हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलेशन ऑफ बीपी ये 3 तरह से होगा: शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो फ्यू सेकेंड से फ्यू मिनट में एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको कुछ मिनट तक या कुछ आवर्स तक कंट्रोल करेंगे। इंटरमीडिएट टर्म जिन्हें एक्टिवेट होने में फ्यू आवर्स लग जाते हैं और वो कुछ फ्यू डेज तक कंट्रोल करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म मतलब कि जो उसको फ्यू डेज में सेंस करते हैं और लॉन्ग टर्म लाइक मंथ, डेज, मंथ्स, ईयर्स तक उसे कंट्रोल करेंगे। शॉर्ट टर्म में हम किस किस मैकेनिज्म से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो है बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म एंड सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। ये तीनों हैं शॉर्ट टर्म के। इंटरमीडिएट टर्म में हम 2 तरीके से कर सकते हैं: फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। एंड लॉन्ग टर्म में आता है रास मैकेनिज्म। तो ये इसका बेसिक स्केलेटन है। हमें ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि रेगुलेशन ऑफ बीपी 3 टर्म में होगा: शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फर्दर 3 तरीके से हम करेंगे: बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, कीमोरिसेप्टर एंड सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। इंटरमीडिएट टर्म में रिवाइज करें तो फ्लूइड शिफ्ट एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। एंड लॉन्ग टर्म में रास मैकेनिज्म। तो ये इसका बहुत ही बेसिक स्केलेटन है जो कि हमें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करते हैं और बीपी को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इसे कभी कभी वाइवा में पूछा था कि आप एक्सप्लेन कीजिए उनकी वर्किंग को। तो देखते हैं हम कि शॉर्ट टर्म में 3: बैरो, कीमो एंड सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। हम यहाँ पे बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर को साथ साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वही कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट हैं, जिसके कारण हमें इसे याद रखना आसान होगा। तो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, मतलब कि ये ब्लड वेसल्स में जो स्ट्रेचिंग होगी उसे सेंस करेंगे, लेकिन कीमो रिसेप्टर सेंस करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को। बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस एंड आर्च ऑफ एओर्टा में, एंड कीमो रिसेप्टर होते हैं कैरोटिड बॉडी में। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डिफरेंस है जो हमें याद रखना है कि कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी अलग अलग चीज़ें हैं और ये यहाँ पे दोनों रिसेप्टर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर एट बाइफर्गेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, वही कैरोटिड साइनस एंड आर्च ऑफ एओर्टा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइफर्गेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। तो ये हमने इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी कि एक जो मतलब कॉन्ट्रास्ट वे में हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेच रिसेप्टर है, दूसरा ऑक्सीजन के सेंस को सप्लाई करता है। एक कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ एओर्टा में है, दूसरा कैरोटिड बॉडी में है। अब देखते हैं कि ये दोनों एक्टिवेट कब होगा। तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब हाई बीपी होता है और कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब बीपी लो होता है। तो इनकी वर्किंग को हम देखते हैं कि सपोज हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हाई बीपी के कारण क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में स्ट्रेचिंग होगी जिसके कारण बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो हाई बीपी के कारण बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। अब यहाँ पर हम एक अलग चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म से रिलेटेड है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं: वासोमोटर सेंटर एंड वेगल न्यूक्लियस। ये करते क्या हैं? तो वासोमोटर सेंटर जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। वासोमोटर सेंटर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलके और सीवीएस के साथ मिलके सब कुछ कंट्रोल करेगा। और ये कैसे करता है? तो ये जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी है हमारी बॉडी की उसे बढ़ाएगा। ये बढ़ा मतलब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। वहीं वेगल न्यूक्लियस इसका ऑपोजिट काम करेगा। अगर हम इसे एक्टिवेट करें तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा।
और हमें पता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारा हार्ट रेट। तो इस तरह से ये दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बीपी के रेगुलेशन में। कैसे, तो हम वो देखते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई था, हमें उसे रेगुलेट करना है, मतलब लो में लाना है। और बीपी को रेगुलेट करता है हमारा हार्ट रेट। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे लो में लाने के लिए हमें हार्ट रेट को लो करना पड़ेगा। और हार्ट रेट लो कैसे होगा, जब हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को लो कर दें। तो वासोमोटर सेंटर तो बढ़ाता था, क्योंकि यहाँ पहले से बढ़ा हुआ है तो हम नहीं चाहते ये और बढ़े, इसलिए हम वासोमोटर सेंटर को इनहिबिट करते हैं। और वेगल न्यूक्लियस सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ किया और हार्ट रेट को डिक्रीज़ किया। तो हमें डिक्रीज़ करना है, इसीलिए हम इसे स्टिमुलेट कर दिए वेगल न्यूक्लियस को। तो बीपी जब भी बढ़ा हुआ है तो बायोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए, जिसके कारण मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये सेंसेशन पहुंचा, जिसके कारण हम वासोमोटर सेंटर को इनहिबिट किए और वेगल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किए, जिसके कारण हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो गया और वासो डायलेशन हो गया। एज अ रिजल्ट बीपी लो हो गया। इस तरह से हमने बीपी को कंट्रोल कर लिया। वैसे ही हम कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म में देखें तो ये जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब एक्टिवेट होगा। मतलब जब भी ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड फ्लो जो कीमो रिसेप्टर्स तक हैं वो भी लो हो जाएंगे। और क्योंकि ब्लड फ्लो लो हो गया है तो हाइपोक्सिया होगा। और हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को सेंस करता है। क्योंकि हाइपोक्सिया हो गया तो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो था। ब्लड प्रेशर लो है तो हमें उसे इंक्रीज़ करना है। और ब्लड प्रेशर तभी इंक्रीज़ होगा जब हम हार्ट रेट को इंक्रीज़ करें। और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए वासोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्टिमुलेट किया वासोमोटर सेंटर को, वहीं उसके एंटागोनिस्ट जो वेगल न्यूक्लियस थी हमने उसे इनहिबिट कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया और वासो कंस्ट्रिक्शन भी हमने कराया। और इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। हार्ट रेट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है वासोमोटर सेंटर एंड वेगल न्यूक्लियस का सिस्टम, पर एक बार आपको समझ में ये याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। इश्चेमिया मतलब यहाँ भी ब्लड सप्लाई कम हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ है। और ये कब होगा, जब भी लो ब्लड प्रेशर होगा। लो ब्लड प्रेशर है तो वासोमोटर सेंटर जो था हमारा मेडुला में, हमने अभी पढ़ा, वहाँ भी ब्लड फ्लो लो हो जाएगा, तो उसका इश्चेमिया हुआ। तो ब्लड प्रेशर लो था तो हमें इसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वासोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर दिए। वासोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो वो डिस्चार्ज इंक्रीज़ करेगा। एज अ रिजल्ट हार्ट रेट बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हम वासो कंस्ट्रिक्शन भी कराएंगे, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर वापस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आपको एक बार अगर अच्छे समझ में आ जाए तो ये फिंगर टिप्स पे होने वाली चीज़ें हैं कि वासोमोटर और वेगल न्यूक्लियस को हमें स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हमें इसे लो करना है। लो करने के लिए हार्ट रेट को लो करना पड़ेगा, और हार्ट रेट लो तब होगा जब वासोमोटर सेंटर को हम इनहिबिट करेंगे। और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो हमें ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए हार्ट रेट को हाई करना पड़ेगा, और हार्ट रेट हाई कौन करेगा, वासोमोटर सेंटर। और अगर इसे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वेगल न्यूक्लियस को इनहिबिट करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमने शॉर्ट टर्म को पढ़ लिया कि ये कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन तीनों हैं। अगला आता है इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन। इसमें दो था, फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म और स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। यहाँ पे बहुत इजी चीज़ें हैं, देखने में लंबी लाइनें लग रही हैं पर ये बहुत बेसिक चीज़ है कि ब्लड प्रेशर हाई है ब्लड प्रेशर हमारे मतलब ब्लड वेसल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण क्योंकि हमें इसे रेगुलेट करना है, तो इट पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमने कुछ फ्लूइड को बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड या ब्लड वेसल्स से तो ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स रिड्यूसेस ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो गया है तो वेनस रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा। वेनस रिटर्न रिड्यूस हो गया तो एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर भी हमारा लो हो जाएगा। तो फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म में वही है, अगर हाई बीपी है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमने कुछ फ्लूइड को बाहर शिफ्ट कर दिया, इसलिए नाम है फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म।
अगला है स्ट्रेस रिलैक्सेशन, मतलब कि यहाँ पे रिलैक्सेशन से कुछ हो रहा होगा, ऐसा नाम से हमें पता चलता है। तो क्या होता है वो देखते हैं कि यहाँ भी हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर है तो जिसके कारण फोर्स लग रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे, क्योंकि बीपी हाई है तो हाई बीपी जो हमारे आर्टरी और आर्टरियल्स हैं उसके वॉल पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, it will stretching there will be stretch of blood vessels, cause initial contraction of smooth muscles followed by relaxation। क्योंकि स्ट्रेचिंग हुई ब्लड वेसल्स के कारण, जिसके कारण इनिशियली तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर बाद में फिर वो रिलैक्स होगा। और क्योंकि अब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गई हैं मतलब वासोडाइलेशन हुआ है, और वासोडाइलेशन हो गया तो क्या होगा, बीपी हमारा डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस रिलैक्सेशन मेथड से बीपी को लो किया कि हाई है ब्लड प्रेशर जिसके कारण वॉल पे फोर्स लगा तो वॉल इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट की पर बाद में रिलैक्स करती हैं। रिलैक्सेशन हुआ मतलब वासोडाइलेशन हुआ, एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। अगला आता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, जिसमें आता है रास मैकेनिज्म, RAAS, मतलब रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये कैसे वर्क करती हैं, हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि प्लाज्मा सबस्ट्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजन। जब भी किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो जेजी सेल्स रेनिन निकालती हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करता है, उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। हमारे लंग्स से एक फैक्टर निकलता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। और ये मेन वर्किंग जो है वो एंजियोटेंसिन 2 का है। इनके 3 फंक्शन हैं। वासो कंस्ट्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड वेसल्स को अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर देंगी तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया। दूसरा आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा तो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो वेनस रिटर्न बढ़ा और कार्डियक आउटपुट बढ़ा। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि उसको कंट्रोल, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही हैं जब भी किडनी को हाइपोक्सिया हुआ था। अगला आता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है, मतलब कि ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ये करता क्या है, डायूरेसिस को लो करेगा। और कैसे करेगा, बाय वाटर रिटेंशन। दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब भी निकलेगा तो इट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, और साथ ही साथ हमारे ये थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है। तो हम पानी पीते हैं, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म ये दिखता बड़ा है पर ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि जब भी किडनी के पास ब्लड फ्लो कम हो गया तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हुई तो वो रेनिन निकालेंगी और ये एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करेगा। ये फर्दर 3 तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे, तो वासो कंस्ट्रिक्शन करके, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करवा के और ADH का सिक्रेशन करवा के, क्योंकि ये दोनों वाटर रिटेंशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत ही लंबा दिखता है, वास्ट दिखता है, पर है बहुत ही लॉजिकल और इजी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हमारा वो क्लियर होगा तो हमें ये अच्छे से याद होगा। तो आई होप सो आपको अब ये इजी लग रहा होगा। एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ आस्क। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।